मल्टी प्रोग्रामिंग हमने बताया था, मल्टी प्रोग्रामिंग में कई प्रोग्राम एक साथ चले। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से अधिक प्रोग्राम मेन मेमोरी में उपस्थित रेसिडेंट रहते हैं और यह प्रणाली प्रचार यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन मैनेजमेंट करती है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7, 8 और 10 है, ये सारे मल्टी प्रोग्रामिंग के उदाहरण हैं। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग तकनीक का प्रयोग कर एक से अधिक जॉब को या मेमोरी को लोड करते हैं तथा उन्हें एक साथ प्रोसेस करने का भी कार्य करते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम को हम लोड करते हैं। आगे हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग बात करें तो इस प्रकार के प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग टेक्निक निम्न तरीके से कार्य कर सकती है। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से कार्य करती है। तो कार्य करने की बात करें तो इसमें जो है इसमें प्रचालन तंत्र यानी सीपीयू को के नियंत्रण को एक जॉब से दूसरे जॉब पर स्थानांतरित ट्रांसफर करता है और परिणाम स्वरूप सीपीयू कभी भी आदर्श स्थिति यानी आइडल स्टेज में नहीं रहता। ठीक है। दूसरा बात करें पहले जॉब के इनपुट आउटपुट यानी इनपुट आउटपुट की बात करें, इनपुट आउटपुट समाप्त होने के पश्चात प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पुनः इस श्रेणी में क्यू में रख देता है। यानी काम हो गया तो फिर से उसको क्यू में हम रख देंगे। आगे देखते हैं मैनुअल लोडिंग। मैनुअल मतलब जैसे कि हम बताएं मैनुअल लोडिंग तथा बैच प्रसंस्करण दोनों में दस्तावेजों डॉक्यूमेंट को सिस्टम में लोड किया जाता है। किस में लोड किया जाता है? सिस्टम में लोड किया जाता है और एक एक करके उन पर प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस की जाती है। एक बार लोड हो जाने के पश्चात एक बार अगर दस्तावेज लोड हो गया पश्चात मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी तब तक संचित यानी स्टोर रहती है जब तक कि उनका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता तथा अगला दस्तावेज, ठीक है, अगला दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट पहले से चल रहे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के समाप्त होने पर ही लोड होते हैं। यानी पहला जब समाप्त हो जाएगा तभी दूसरा आपका लोड होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में किस प्रकार काम कर रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये मेन मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके यूजर जॉब है और जो आपका जो सीपीयू है, सीपीयू से आपका ये कनेक्टेड है मेन मेमोरी जिसमें आपके एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस यानी एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस में है। आगे देखते हैं इस एरिया को ओएस एरिया भी बोलते हैं यानी यूजर प्रोग्राम एरिया। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग में तो कई प्रोग्राम आपके एक साथ चल रहे होते हैं, इसे बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। आगे हम लोग बात करते हैं दस्तावेज फाइल यानी डॉक्यूमेंट फाइल के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की बात करें में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो सीपीयू करता क्या है? सीपीयू के प्रयोग के आधार पर प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के समय कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? पहला है एक सीपीयू पर आधारित कार्य यानी सीपीयू बेस्ड टास्क। जैसे यह कार्य अधिकतम निम्न इनपुट आउटपुट संचालन यानी लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के साथ गणना यानी कंप्यूटेशन करता है, इसलिए इनकी उपयोगिता बहुत अधिक है। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणना यानी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है इनपुट आउटपुट आधारित कार्य। हम इनपुट आउटपुट आधारित कार्य की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? यह कार्य अधिकतम निम्न इनपुट आउटपुट गणनाओं यानी लो इनपुट एंड आउटपुट कंप्यूटेशन के लिए किए जाते हैं। इनकी उपयोगिता, अगर इनकी उपयोगिता की बात करें तो बहुत कम होती है। वाणिज्य दस्तावेजों यानी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त नाम इस श्रेणी में के अंतर्गत होता है। इस श्रेणी में इसका नाम रखा जाता है। अब एग्जाम में कुछ
पूछे जाते हैं, एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं। तो जैसे एग्जाम में पूछा है डेबियन, फेडोरा और उबंटू। देखिए डेबियन, फेडोरा, उबंटू। उबंटू तो बहुत पॉपुलर है, हम सभी लोग जानते हैं। किसमें है? ये लाइनेक्स में है। लाइनेक्स क्या है? ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस का विस्तारित रूप, एक्सटेंशन फॉर्म है, बिल्कुल बहुत कॉमन है। डॉस को बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है डैश। लाइनस का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्ट करता है, कर सकता है, यानी क्या? कर्नल। कौन सा है? कर्नल लाइनस। ठीक है, यहां पे कर्नल होगा। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है, यानी कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है, वो कौन है? प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यानी ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि उसके सोर्स ओपन है, आप उस पर जो भी चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला कार्य है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा कार्य है फाइल मैनेजमेंट, तीसरा कार्य है सुरक्षा। ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने प्रोसेस मैनेजमेंट भी पढ़ा, हमने फाइल मैनेजमेंट भी पढ़ा, हमने सुरक्षा मैनेजमेंट पढ़ा। अब बात आते हैं कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात बूट रूटीन टेस्ट करता है। तो क्या होता है? ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट से बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद है तब होता है जब प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो जब रैम में लोड होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं इसको? बूटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कई बार कंप्यूटर एग्जाम में कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, पूछा था बायोस का विस्तारित रूप यानी बायोस का फुल फॉर्म। तो ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद है बायोस स्टोर रहता है, कहां रहता है बायोस? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। पोस्ट का पूर्ण रूप है, पोस्ट की अगर हम बात करें तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पर्सनल कंप्यूटर में छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं बूट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट प्रोग्राम कहते हैं। आगे मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रोग्राम का संयोजन बनी हुई निष्पादन प्रक्रिया यानी एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। आगे मल्टी प्रोग्रामिंग में दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता यानी यूजर प्रोग्राम को एक साथ कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी में स्थापित करके उन पर परस्पर निष्पादन एग्जीक्यूशन किया जाता है। सीपीयू की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यह एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आसानी से इंटर कर जाते हैं। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आसानी से इंटर कर जाते हैं। अतः मल्टी प्रोग्रामिंग, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग में अत्यधिक उपयोगकर्ता यूजर प्रोग्राम सीपीयू का प्रयोग कर उसे व्यस्त रखते हैं, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है। तो इसलिए अगर मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, तो उपयोगकर्ता उसका उपयोग मैक्सिमम कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सीपीयू का मैक्सिमम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे स्मृति की सुरक्षा यानी मेमोरी प्रोटेक्शन की बात करें। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में स्मृति सुरक्षा यानी मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग स्मृति विभाजन यानी मेमोरी को पार्टीशन में, एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम के आंकड़ों डेटा को बदलने में अथवा रोकने के लिए किया जाता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा समन्वय तंत्र यानी कोऑर्डिनेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रोग्राम में दी गई स्मृति सीमा मेमोरी लिमिट को के बाहर जाने से रोकता है। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ की बात करें, एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो कई एडवांटेज है मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो पहला अगर हम बात करें तो अधिक समय तक उपयोग करने के कारण सीपीयू कभी आदर्श स्थिति या आइडियल स्टेट में नहीं होता है, लगातार ये इसमें काम होता रहता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का एक
ये उपयोगिता थी। दूसरा, रिसोर्स का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तीसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत उपयोगकर्ता मल्टीपल यूजर सपोर्ट करता है। चौथा, नेक्स्ट, इसमें सभी कार्य टास्क पैरेलल, काम दो प्रकार के, एक सीरियल एक पैरेलल। सीरियल मतलब पहला हुआ फिर दूसरा हुआ, पैरेलल में क्या होता है, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, जैसे ये हाथ है ये पैरेलल पोजीशन में है, और सीरियल में ऐसे मतलब एक होगा तभी दूसरा होगा। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल सीक्वेंस रन होते हैं, इसलिए यह सिस्टम तेज यानी फास्ट होता है। और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम की हानियां हमने जैसे बताया कि अगर कहीं एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो अत्यधिक कार्य लोड होने के कारण लंबे समय वाले जॉब्स, ठीक है, जॉब्स को लंबा इंतजार करना पड़ता है, यानी चूंकि अब काम ज्यादा करता है तो दूसरे जो जॉब है उसको इसको वेट करना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी सभी कार्य टास्क या प्रोग्राम को नियंत्रित हैंडल करना कठिन होता है। भाई चूंकि अब ज्यादा प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है तो कई बार क्या होता है कि उनको हैंडल करना उतना आसान नहीं होता है। अब कुछ एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है कहलाता है, ठीक है। तो क्या है, तो उसे बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड, जो कि उसके अंदर एम्बेड रहता है, धंसा रहता है। वह सिस्टम जो प्रोग्रामों को स्मृति यानी मेमोरी में रखता है, ठीक है, रखता है और उन्हें निष्पादित या एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करता है, वो क्या कहता है, लोडर। क्या होता है, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाई हमने जैसे बताया कि दो प्रोसेसर लगाए जाएंगे तो वो कहलाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहलाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो अधिक प्रोग्राम पर साथ साथ प्रोसेसिंग करना कहलाता है। मतलब जैसे हमने बताया कि एक साथ एक से अधिक प्रोसेसर काम कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे वो, दैट इज द मल्टी प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं समानांतर प्रसंस्करण यानी पैरेलल प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करें, जिसमें विभिन्न प्रोग्राम को एक ही प्रोसेसर द्वारा निष्पादित यानी एग्जीक्यूट किया जाता है, तो क्या होता है, बिल्कुल सही, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग हम लोग जानते हैं कि एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। आगे बात करते हैं एक समय में एक अथवा एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता कहते हैं। एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आपने सोचा, मल्टीटास्किंग ही कहते हैं। नेक्स्ट है एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता, अगर यूजर की बात करें, यूजर को कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है, वो क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उपयोगकर्ता यूजर को तीव्र प्रतिक्रिया देना है, तेजी के साथ